तो अब हम शुरू करते हैं इकोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। इस चैप्टर में काफ़ी सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं। सबसे पहले हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लेते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इस टॉपिक में हम ये सुनेंगे कि दो अलग अलग स्पीशीज़ एक साथ रह रही हैं और उनके इंटरेक्शन की वजह से उनको कुछ नाम दिया गया है। उसमें ऐसा भी हो सकता है दोनों ही स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा हो, ऐसा हो सकता है दोनों ही स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है एक को फ़ायदा हो रहा हो एक को नुकसान हो रहा हो, या फिर एक को कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो दूसरे को फ़ायदा हो रहा हो, एक को कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो दूसरे को नुकसान हो रहा हो। इनको फिर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम पहला टॉपिक लेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन। कई तरीके के इंटरेक्शन है। जैसे सपोज कोई एक स्पीशी ए है और कोई दूसरी स्पीशी है बी, और हम बात करेंगे कि इनके इंटरेक्शन को क्या नाम दिया जाएगा और फिर उनकी एग्जाम्पल है, उनसे कंपटीशन में सवाल आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि दोनों ही स्पीशी को फायदा हो रहा हो, तो इसे बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। एक और तरीका है इंटरेक्शन का नाम है जिसमें कि दोनों स्पीशी को फायदा हो रहा हो, इसे बोला जाता है प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपर में उसके सवाल आ चुके हैं। प्रोटो कॉपरेशन ऐसा हो सकता है कि एक को फ़ायदा हो रहा हो दूसरे को कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, ये कहलाता है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म। ऐसा हो सकता है कि एक को नुकसान हो रहा हो दूसरे को कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, ये कहलाता है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को ही नुकसान हो रहा हो, ये कहलाता है कंपटीशन। कंपटीशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्पीशी को फ़ायदा हो रहा हो दूसरे को नुकसान हो रहा हो। एक केस इसमें हम कवर करेंगे प्रीडेशन और दूसरा पैरासाइटिज्म। प्रीडेशन और तो टोटल ये 7 तरीके के इंटरेक्शन है। एनसीईआरटी में ये सेकंड वाला नहीं है, वहाँ पर 6 दे रखे हैं। इन्होंने वहाँ पर बात को इस तरीके से शुरू किया है कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म सिंगल स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती, उसको अपने ज़िंदा रहने के लिए किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। उन्हें फिर ही बताया जाए सपोज कोई एक ऑर्गन कहीं रह रहा है तो खाने के लिए से कुछ तो चाहिए। उन्हें बताया कि इवन प्लांट्स भी अकेले नहीं रह सकते। जैसे कि प्लांट्स हैं उनको भी कुछ सॉइल माइक्रोब्स की बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है जो कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन किसी इंसेक्ट या बर्ड के ज़रिए होता है, तो इसके अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरेक्शन की बात ही यहाँ से शुरू हुई क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म का तो सर्वाइवल ही नामुमकिन है। फिर उन्होंने बताया कि जब इंटरेक्शन पर स्टडी की गई तो ये देखा गया कि 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं और उसमें दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसी केस में ऐसे इंटरेक्शन में जिसमें कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा हो, इसे बोला जाता है बेनिफिशियल। क्या बोला जाता है इसे? बेनिफिशियल, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। ऐसा हो सकता है कि जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा हो। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है तो वो उसके लिए क्या रहता है? डेट्रीमेंटल, यानी कि उसे नुकसान हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो बेनिफिशियल। ऐसा भी हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म को कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, तो फिर उसके लिए वो केस कहलाता है एनसीईआरटी के हिसाब से न्यूट्रल। तो इंट्रैक्शंस में बेनिफिशियल कंडीशन भी देखी जा सकती है, डेट्रीमेंटल यानी हार्मफुल कंडीशन देखी जा सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उस स्पीशी को फ़र्क ना पड़ रहा हो, न्यूट्रल कंडीशन देखी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही टॉपिक को हम इनकी डेफिनेशन इनके एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझना है। मेन एग्जाम्पल का ही सवाल कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। जैसे कि दोनों ही स्पीशी को फायदा हो रहा है इसे म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, और दोनों ही स्पीशी को फायदा हो रहा है इसे प्रोटो कॉपरेशन ही कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। म्यूचुअलिज्म कहने का मतलब है कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, इसमें दोनों को फायदा होता है, बट दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। मतलब कि अगर आप उन दोनों को अलग अलग करेंगे तो दोनों मर जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे 10th 12th की मोहब्बत होती है कि बच्चे क्लास में कसमें खा लेते हैं
कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जबकि देखा जाता है कि 99% केसेस में ऐसा कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि किस तरीके का इंटरेक्शन जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि अगर उन्हें अलग अलग किया जाएगा तो वो दोनों मर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लाइकेंस की कहानी सुन रखी है, आपने माइक्रोराइजा की कहानी सुन रखी है, कुछ और दूसरे एग्जाम्पल आप इस टॉपिक को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर सुनेंगे। तो जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं, दोनों को ही फायदा हो रहा है, बोथ ऑफ देम गेट बेनिफिटेड बट दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते, तो ये कहलाएगा म्यूचुअल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइकेन माइक्रोराइजा आपने सुना हुआ। कुछ और अच्छी एग्जाम्पल हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट ऑपरेशन। प्रोडक्ट ऑपरेशन भी मतलब ये दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं या साथ साथ उनके बीच में इंटरेक्शन होता है और उनमें दोनों को फायदा होता है बट दे कैन लिव विदाउट ईच अदर। अगर वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो मरेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल बर्ड एंड क्रोकोडाइल। अब एक बर्ड है, उसका नाम ही क्रोकोडाइल बर्ड है, वो लीचेस खाती है, जोंक खाती है। अब क्योंकि ये तालाब के किनारे मगरमच्छ अक्सर बाहर आके बैठ जाते हैं तो इनकी बॉडी पर छोटी छोटी जोंक पाई जाती हैं, जोंक पाई जाती है। अब वो जो क्रोकोडाइल बर्ड है उसे पता है अगर उसे भूख लगी है तो मुझे बस एक क्रोकोडाइल को ढूंढना है और उसकी बॉडी पर जो लीचेस होंगी मैं उन्हें खा लूंगा, ठीक है ना। अब वो क्रोकोडाइल के ऊपर आके बैठती है, वो उन लीचेस को खा लेती है, तो उसमें उसका पेट भर जाता है और क्रोकोडाइल को उन ब्लड सकिंग लीचेस से राहत मिल जाती है। तो उन जोंक से क्रोकोडाइल बच गया और उसका पेट भर गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उस बर्ड को जोंक ना मिले तो फिर वो मर जाएगी, कुछ और खा ली, कोई और दूसरा इंसेक्ट खा ली। क्रोकोडाइल का भी ये नहीं कि अगर उस लीचेस उसके ऊपर से ना हटाए जाए तो वो मर जाएगा। तो मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है बट दे कैन लिव विदाउट ईच अदर, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑपरेशन। और भी दूसरे एग्जाम्पल हम जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे वहां सुनेंगे। नेक्स्ट है कॉमन सेलिस। कॉमन सेलिस में एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिटेड एंड द अदर ऑर्गेन नादर गेट्स बेनिफिटेड नॉर हार्म, यानी एक को फायदा हो रहा है दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, ये कहलाता है कॉमन सेलिस। बहुत बार डेफिनेशन पर ही सवाल आया हुआ है कि एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक को फायदा हो रहा है दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, वो कहलाता है कॉमन सेलिस। बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी हैं जैसे कि अक्सर पानी में देखा जाता है, शार्क एक बहुत खतरनाक मछली है पानी में, उसके आसपास कुछ छोटी छोटी मछलियां तैरती रहती हैं, उन्हें बोलता है पायलट फिश। तो छोटी सी मछली शार्क के नीचे नीचे उसके साथ साथ तैर रही है, उसमें जब शार्क ने, उसे भूख लगी, उसने किसी मछली को हमला किया, उसने जितनी खानी थी खाई, फिर वो निकल गई। तो उस मछली की जो बाकी बचे हुए पीसेस होते हैं ये पायलट फिश जाती है फिर उसको खा लेती है, तो उसको खाना मिला। इसके अलावा इतनी खतरनाक पानी का सबसे बड़ा डॉन के साथ वो टहल रही है तो कोई दूसरी मछली उस पायलट फिश के ऊपर हमला ही नहीं करती, तो उसे शार्क की वजह से खाने को भी मिल रहा है और उसको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। जबकि शार्क को छोटी सी मछली इतनी छोटी होती है शार्क उसे खाती भी नहीं है। तो मतलब एक लेवल होता है ना पानी के अंदर, आप इतने छोटे के ऊपर कहाँ हाथ डालेंगे। तो कहने का मतलब फिर ये हुआ कि इसमें शार्क को तो कोई फायदा नुकसान है ही नहीं, लेकिन पायलट फिश को फायदा पहुंच रहा है, उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है, उसे खाना ही मिल रहा है। इस तरीके के इंटरेक्शन को हम कहते हैं कॉमन सेलिस, जिसको एक को फायदा हो रहा है दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, ठीक है ना। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल जब आप टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर इसे सुनेंगे। नेक्स्ट है एमन सेलिस। एमन सेलिस वो इंटरेक्शन जिसमें कि एक को नुकसान हो रहा है, वन ऑर्गेनिज्म गेट हार्म एंड द अदर ऑर्गेन नादर गेट बेनिफिट नॉर हार्म, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, ये कहलाता है एमन सेलिस। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने सुना था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा था कि एक पेट्री डिश के अंदर वो पेनिसिलियम नोटाटा फंगस ग्रो करने लग गया था, तो उस पेट्री डिश में बैक्टीरिया नजर नहीं आया था। अब हुआ दरअसल ये था कि पेनिसिलियम नोटाटम अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल निकाल रहा था जिसमें कि वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। अब ये तो उस बैक्टीरिया की प्रॉब्लम थी कि वो फंगस का उस केमिकल को बर्दाश्त नहीं कर पाया, मतलब कोई फंगस जानबूझ के थोड़ा ना निकाल रहा था, वो तो उसकी फिजियोलॉजी है, वो तो जहां भी रहेगा अपने अंदर केमिकल निकालेगा, बैक्टीरिया मर जा रहा था उसकी वजह से। इसी कॉन्सेप्ट फिर एंटीबायोटिक्स बनाए गए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फंजाई है उसे ना तो नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है, वो मर जाता है। तो एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो कहला रहा है एमएसएल, जैसे कि एंटीबायोटिक्स वाला केस आपने सुना था। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन का तो मतलब ही समझ में आता है, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, वो कहलाता है कंपटीशन। अब इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को नुकसान इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनके बीच में जो सेम रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई है। अब कंपटीशन फिर दो तरीके हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दो सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन, जैसे कि जंगल में दो लॉयन है, दोनों को खाना भी वही खाना है, सोना भी उसी जगह है, पानी भी उसी जगह जाके पीना, आदत सेम होगी, दोनों ही लॉयन है। तो अगर सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है तो वो कहलाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होगा तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब ये देखा गया है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा खतरनाक होता है इन कंपैरिजन टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। कई सारे इसके एग्जांपल्स हम इस पर बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रीडेशन।
इसमें एक प्रीडेटर होगा जो शिकार करेगा, उसे फायदा होगा, और दूसरा होगा प्रे जिसका शिकार हो जाएगा। तो प्रीडेटर को फायदा होगा, प्रे को नुकसान होगा, ये कहलाएगा प्रीडेशन, ठीक है ना। दूसरा पैरासाइटिज्म है, पैरासाइटिज्म में यही होगा, जो पैरासाइट होगा उसको फायदा होगा और जो होस्ट होगा उसको नुकसान होगा। तो एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान, ये कहलाता है प्रीडेशन या फिर पैरासाइटिज्म, ठीक है ना। आगे कंपटीशन में ऐसा भी सवाल देखा गया है कि म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन और कॉमेंसाइलिज्म तीनों को मिलाकर एक सवाल बना है सिम्बायोसिस का। किसका सवाल बना है? सिम्बायोसिस का। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि सिम्बायोसिस इंक्लूड्स, तो आपको आंसर लगाना था म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन एंड कॉमेंसाइलिज्म। सिम्बायोसिस से मतलब दरअसल ये होता है कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि एक या दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है या कम से कम एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान ना हो रहा हो। तो जितने भी नुकसान वाले पैटर्न है उन्हें छोड़कर एक को, दोनों को फायदा हो रहा है, किसी एक को फायदा हो रहा हो, किसी को नुकसान ना हो रहा हो, वो कहलाता है सिम्बायोसिस। इस लिहाज से सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म भी आ जाता है, प्रोटोकॉपरेशन भी आ जाता है और कॉमेंसाइलिज्म भी आ जाता है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट उन्होंने ये भी कवर किया हुआ है कि कॉमेंसाइलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना फायदा होता है और ना यहाँ पर नुकसान होता है। यानी कि एक में आप प्लस बना देंगे, दूसरे में आप बना देंगे न्यूट्रल वाली कंडीशन, यानी कि जीरो। मेरे ख्याल से जनरल बात आपकी समझ में आ गई होगी। वन बाय वन हम टॉपिक पर बात करेंगे तो बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन टोटल 7 तरीके के हैं, दोनों को ही फायदा हो रहा है। म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है, प्रोटोकॉपरेशन भी हो सकता है। दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते, मर जाएंगे, म्यूचुअलिज्म। दोनों एक दूसरे बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोटोकॉपरेशन। दोनों को ही नुकसान हो रहा है, कॉम्पिटिशन। एक को फायदा और दूसरे को नुकसान, प्रेडेशन भी हो सकता है, पैरासाइटिज्म भी हो सकता है। एक को फायदा पहुंच रहा है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा, कॉमेंसाइलिज्म। एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा, एमेंसाइलिज्म। जनरल बात आपकी समझ में आ गई। अब हम वन बाय वन इनकी एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में पहला टॉपिक है हमारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म की जनरल डेफिनेशन आपने अभी सुनी थी कि एक ऐसा इंटरेक्शन इन विच बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड, दोनों पर प्लस प्लस बना हुआ था, एंड नन ऑफ देम कैन लिव सेपरेटली, और वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो म्यूचुअलिज्म में एक जनरल बात हमने ये देखी कि इसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल्स। म्यूचुअलिज्म आपको देखने को मिलेगी लाइकेंस में, माइकोराइजा में, इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसके अलावा प्लांट एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसे म्यूचुअलिज्म की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स में शामिल किया जाता है। यहाँ पर हम दो बातें करेंगे, जैसे कि फिग ट्री एंड वास्प, और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे बीज एंड ऑर्किड की। प्लांट एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन में को इवोल्यूशन देखा जाता है, इस पर भी कंपटीशन में सवाल आ चुका है। बीज एंड ऑर्किड में हमें देखने को मिलेगी मिमिक्री, इस पर सवाल आ चुका है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल डिसीट का मामला, प्यार में धोखा, और इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सीडो कॉपुलेशन। इन सब पर भी सवाल आ चुके हैं। सुनते हैं। लाइकेंस के बारे में आपको पता है कि इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फंजाई। पूरा टॉपिक आप सुन चुके हैं, दोबारा रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं, दोनों ही ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर फ़ायदा होता है, ठीक है ना। एल्गी खाना बनाता है फंजाई के लिए, फंजाई वाटर मिनरल ज़मीन में से खींच कर लाता है। माइकोराइजा भी आपने सुन रखा है, इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। यहाँ पर भी दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है और इस दोनों एक दूसरे पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है कि अगर इन्हें अलग अलग किया जाएगा तो दोनों ही की डेथ हो जाएगी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी आपने काफ़ी सारी एग्जाम्पल सुन रखी, पूरा एक टॉपिक आपने पढ़ा था माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में। वहाँ पर आपको ये बात बताई गई थी कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि प्लांट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है,
इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि फ्रैंकिया है, क्लेप्सिला है, और इसके अलावा आपने कुछ साइनोबैक्टीरिया का भी नाम सुना था जो कि कुछ प्लांट के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे एनाबिना एजोला रिलेशनशिप या एनाबिना नॉस्ट्रो कोरोलरी रूट ऑफ साइकस के साथ जुड़े होते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हमें म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म की मानी जाती है प्लांट एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। यहाँ पर को इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। प्लांट इंसेक्ट पॉलिनेशन पहली बात करेंगे फिग ट्री एंड वास्प। फिग ट्री इंजीर के पेड़ के ऊपर जो पॉलिनेशन करता है वो एक वास्प, बिल्कुल मक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह देखने में होता है, ये करता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि इस फिग ट्री के ऊपर यही वास्प ही पॉलिनेशन करता है। अब इवोल्यूशन चैप्टर में आपने बात सुनी है, इवोल्यूशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ऐसा हो सकता है वक्त के साथ साथ इस फिग ट्री के अंदर कुछ बदलाव आए या इस इंसेक्ट के अंदर कुछ बदलाव आए, लेकिन दोनों ही स्पीशी के अंदर इस फिग ट्री और वास्प में दोनों ही वक्त के साथ साथ जो बदलाव आ रहे हैं बिल्कुल सेम है। आज से कई सौ साल पहले भी यही इंसेक्ट इसके ऊपर पॉलिनेशन करता था और आज भी यही इसके ऊपर पॉलिनेशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों में बदलाव साथ साथ हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, इसलिए इस केस के अंदर हमें देखने को मिला कोएवोल्यूशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों हैं। जब फीमेल वास्प को अंडे देने होते हैं तो वो एक महफूज जगह ढूंढ रही होती है, एक ऐसी जगह जहां पर कि उसके अंडे सुरक्षित रह सकें, सेफ रह सकें। तो उसे ये फिग ट्री नजर आता है कि इसके अंदर फ्लावर में जाके हम अपने बच्चे रखाते हैं। तो जब वो उसके अंदर जाती है अपने बच्चों को रखने के लिए, अपने एग्स को देने, अंडे देने के लिए, तो होता ये कि इसके आने से उस फिग ट्री के अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। तो फिग ट्री तो इसके अंदर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इस वास्प के ऊपर। तो अगर इस वास्प को मार दिया जाए तो फिग ट्री तो दुनिया से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब होता ये है कि जब ये पॉलिनेशन कर देता है तो उसके बदले में इस वास्प को क्या फायदा होता है कि जब इसके बच्चे डेवलप करेंगे वहां पर वो जो उस फ्लावर की ओवरी थी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो उन बच्चों को खाने को मिलते हैं। उस सीड के अंदर का जो फूड है वो उन बच्चों को खाने को मिलता है। तो बच्चों को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को वास्प के खाना मिल रहा है और इसके अलावा इसके वास्प को एक सेफ जगह मिल रही है अपने अंडे देने के लिए, और इनका तो पॉलिनेशन हो रहा है, इनकी तो पूरी जिंदगी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दोनों एक दूसरे पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर इसके अंडों को सेफ जगह ना मिले, इसके डेवलपिंग बच्चों को खाने को ना मिले, नरिशमेंट ना मिले, तो खत्म हो जाएंगे। और ये इनके पास ना है तो ये खत्म हो जाएंगे, इनका पॉलिनेशन नहीं होगा तो इनकी आगे जनरेशन खत्म हो जाएगी। तो फिग ट्री और वास्प में देखा जाता है म्यूचुअलिज्म, और ये एग्जाम्पल है कोएवोल्यूशन की। दूसरी बेहतरीन एग्जाम्पल कोएवोल्यूशन की और म्यूचुअलिज्म की देखने को मिलती है बीज और ऑर्किड में। वहां पर ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ये ऑर्किड प्लांट के अंदर देखा जाता है कि इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो बीज और बम्बल बीज से होता है, बीज और बम्बल बीज। जबकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में सुनेंगे तो ये बात आप सुनेंगे कि ऑर्किड में जो पॉलिनेशन हुआ है, जहां पर कि सेक्सुअल डिसीट की बात बताई थी, वहां पर वो एक वास्प है। लेकिन एनसीईआरटी बीज लफ्ज इस्तेमाल हो तो बीज ही बता रहे हैं कि एक ऑर्किड है, उसके अंदर ये देखा जाता है ऑफ्रिस स्पेक्यूलम, उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसमें पॉलिनेशन एक बीज के जरिए होता है। दरअसल ये जो ऑर्किड है इसके फूल की एक पेटल, एक पत्ती बिल्कुल फीमेल बी की तरह होती है। तो ये मेल बी को लगता है कि वो उसकी फीमेल पार्टनर है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं हो जाता, उस फ्लावर की उस पेटल का कलर, उसका शेप, उसकी मार्किंग, उसकी स्मेल बिल्कुल इस बी की फीमेल पार्टनर की तरह होती है। तो वो उस फ्लावर की पेटल की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ कॉपुलेशन करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। अब एक एनिमल और प्लांट के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इस तरीके के इंटरकोर्स को सीडो कॉपुलेशन बोला जाता है। यहाँ पर इसको इकोलॉजिस्ट इस नजरिए से भी देखते हैं कि दरअसल उस बी को ये बेवकूफ बनाया है इस प्लांट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए, ताकि उसका पॉलिनेशन हो सके। तो इस तरीके के मामले को सेक्सुअल डिसीट, डिसीट मतलब धोखा, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए धोखा का मामला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सेक्सुअल डिसीट का ये केस है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए दोनों को ही फायदा हो रहा है, उसे उसकी पार्टनर के जरिए तो वो जो उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला मामला पूरा हो रहा है और इधर उसका पॉलिनेशन हो जा रहा है। अब ये कि वो क्यों उस पेटल के पास आ रहा है, उस फ्लावर के पास आ रहा है, क्योंकि जो फूल की पेटल है, पत्ती है, उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल, उसकी स्मेल, उसका साइज, उसका कलर, उसके ऊपर जो मार्किंग्स हैं वो बिल्कुल उस इंसेक्ट की तरह है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी कॉपी करता है तो वो मिमिक्री कहलाता है। तो ये जो बीज और ऑर्किड के बीच का केस है ये मिमिक्री में भी आ जाएगा। अब यहाँ पर बात ये है कि पिछले 100, 200, 500 सालों के अंदर इस प्लांट के अंदर इवोल्यूशन हुआ होगा, बदलाव हुए होंगे, इवोल्यूशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि ऑर्किड प्लांट के अंदर कुछ बदलाव हो जाते तो ये बीज तो फिर इसकी तरफ अट्रैक्ट ही ना होता। इसलिए अट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि उसकी फीमेल से वो रिजेंबल नहीं करता। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि जितना बदलाव इस प्लांट के अंदर हुआ है उतना ही बदलाव इस बी के अंदर हुआ है। आज से कई सौ साल पहले भी दोनों सेम लगते थे
और इवोल्यूशन के बाद भी दोनों सेम लग रहे हैं, यानी दोनों में बराबर बदलाव हो रहे हैं, इसलिए बीज और ऑर्किड के बीच में भी देखा जाता है को इवोल्यूशन। तो म्यूचुअलिज्म में आप याद रखेंगे कि हमें को इवोल्यूशन देखने को मिलता है। एक बात आप ये भी याद रखेंगे कि को इवोल्यूशन हमें दो टॉपिक में देखने को मिलेगा, एक तो हमें देखने को मिलेगा ये म्यूचुअलिज्म में, एनसीईआरटी में बता रखा है, और इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा पैरासाइटिज्म में। तो अगर एक नीट में नया सवाल ये बन जाए कि को इवोल्यूशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बोलेंगे म्यूचुअलिज्म में और पैरासाइटिज्म में। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म की मानी जाती है प्लांट और इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के बीच में। इंसेक्ट पॉलिनेटर्स में बात हो रही है यहाँ पर फिग ट्री और वास्प की, और बीज और ऑर्किड की। क्या बात समझ में आई? तो आफ्टर ऑल फाइनल बात ये हुई कि एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है और दोनों एक दूसरे बगैर नहीं रह सकती, ये कहलाता है म्यूचुअलिज्म। पुराने पेपर में एक एग्जाम्पल और पूछी गई है, वो एग्जाम्पल है जू क्लोरेला एंड हाइड्रा। एक बहुत छोटा सा ग्रीन एल्गी है जू क्लोरेला, वो इस हाइड्रा के साथ रहता है, मतलब इसके अंदर ही रहता है, तो इस वजह से हाइड्रा बिल्कुल ग्रीन कलर का देखने में लगता है। अब इस जू क्लोरेला के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी है तो ग्रीन एल्गी है, तो वो खाना ये भी इस्तेमाल कर लेता है। समझ में आ रही बात? और इस हाइड्रा को भी इससे फायदा हो रहा है, तो हाइड्रा को फायदा क्या हो रहा है? इसे खाना मिल रहा है, ठीक है ना, और क्योंकि ये पानी के अंदर है तो इसके जरिए इसको पानी मिल जा रहा है। तो जू क्लोरेला और हाइड्रा के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी किस कैटेगरी में आता है? अंडर म्यूचुअलिज्म। पुराने पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि म्यूचुअलिज्म की बेहतरीन एग्जाम्पल में लाइकेंस, माइकोराइजा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट और इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, यहाँ पर बात होगी फिग ट्री और वास्प की, इसके अलावा बीज और ऑर्किड की। इन दोनों ही केस में को इवोल्यूशन देखा जाता है। को इवोल्यूशन म्यूचुअलिज्म में देखा जाता है, इसके अलावा पैरासाइटिज्म में देखा जाता है, और इसके अलावा जू क्लोरेला और हाइड्रा के जो बीच में इंट्रैक्शन है वो भी आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूचुअलिज्म। पुराने साल का क्वेश्चन है। म्यूचुअलिज्म से एक दूसरा मिलता जुलता टॉपिक है जिसमें कि दोनों ही स्पीशीज को फायदा हो रहा है, दोनों ही पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, वो है प्रोटो कॉपरेशन। एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल बर्ड एंड क्रोकोडाइल। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब। एक तीसरी एग्जांपल आपको इसमें और याद करनी है, तीसरी एग्जांपल यहाँ पर आपको याद करनी है टिक बर्ड एंड राइनो, है ना। तो जैसे मैंने बताया था बर्ड और क्रोकोडाइल का मामला तो ये था कि वो उसे लीचेस खाने को मिल जाती हैं और क्रोकोडाइल को लीचे से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए एग्जांपल में आएगा प्रोटोकॉपरेशन की। सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब एग्जांपल प्रोटोकॉपरेशन में। इसमें कि सी एनीमोन तो आप सब जानते हैं सेसाइल ऑर्गेनिज्म है ना, इस तरीके का होता है ना, ये तो मूव भी नहीं कर पाते इधर उधर, इनके नीचे पैर ही नहीं होते। तो ये क्योंकि सेसाइल ऑर्गेनिज्म इधर उधर मूव नहीं कर पाता, तो ये सी एनीमोन केकड़ा हर्मिट क्रैब के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तो एक बड़ा सा केकड़ा, उसके ऊपर कई सारे सी एनीमोन बैठ गए, तो केकड़ा तो मूव कर जाता है पानी के अंदर। तो जो सी एनीमोन इसके ऊपर बैठे हुए ये भी इधर उधर मूव कर जाएंगे केकड़े के ऊपर बैठे बैठे। अब उनसे अगर एक ही जगह रहेंगे तो खाने को इन्हें ज़्यादा मिल नहीं पाएगा। अभी पानी में अलग अलग केकड़े के साथ घूमेंगे हर्मिट क्रैब के साथ, तो इन्हें खाने को मिलेगा नई नई चीज़ें। अब क्योंकि इनको भी टेंटिकल्स होते हैं, इन टेंटिकल्स की वजह से उस केकड़े के ऊपर कोई दूसरा एक्वेटिक हमला नहीं करेगा। तो हर्मिट क्रैब को फायदा ये हो रहा है कि उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है इनके टेंटिकल की वजह से, और इन्हें फायदा ये हो रहा है कि सी एनीमोन को फायदा हो रहा है कि इनको खाने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही सी एनीमोन सर्वाइव कर पाते हैं जो कि केकड़े के ऊपर होते हैं, वो वैसे भी रह लेते हैं। और ऐसा नहीं कि हर्मिट क्रैब के ऊपर अगर सी एनीमोन वही सर्वाइव कर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों को फायदा होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे बगैर भी रह सकते हैं। इसलिए इस एग्जाम्पल को रखा था अंदर कैटेगरी ऑफ प्रोटो कॉपरेशन। टिक बर्ड एंड राइनो का मामला ये है कि राइनो के ऊपर छोटी छोटी टिक्स होती हैं, उन्हें खाने के लिए टिक बर्ड आती है, मतलब वो छोटी छोटी जुएं सी हो जाती हैं उसके ऊपर। तो राइनो को जुओं से टिक से छुटकारा पड़ जाता है टिक बर्ड की वजह से, और टिक बर्ड का पेट भर जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसे टिक बर्ड एंड राइनो को भी रखा जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटो कॉपरेशन। म्यूचुअलिज्म में भी दोनों को फायदा हो रहा है, प्रोटो कॉपरेशन में भी दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, प्रोटो कॉपरेशन में दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा रह सकते हैं। म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल हुई लाइकन, माइकोराइजा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया और वो जिन प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, और इसके अलावा बेहतरीन एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म में आती हैं प्लांट और इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं, फिग ट्री और वास्प की एग्जाम्पल, और दूसरा बीज और ऑर्किड की एग्जाम्पल।
और यहाँ पर बीज और ऑर्किड और फिग वास्प में हमें को इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, और इधर ये बी एंड वास्प बी और ऑर्किड वाले केस में हमें सेक्सुअल डिसीट, मिमिक्री और सीडो कॉपुलेशन देखने को मिलता है। प्रोटो कॉपरेशन में दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्रोकोडाइल बर्ड एंड क्रोकोडाइल, टिक बर्ड एंड राइनो, इसके बाद सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। कंपटीशन में ये तो डेफिनेशन से सवाल आएगा, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है, बोथ ऑफ देम गेट बेनिफिटेड बट दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, ये तो डेफिनेशन सवाल आएगा। या फिर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ, माइक्रोराइजन इज एन एग्जांपल ऑफ, या कोएवोल्यूशन देखा जाता है कौन सा ऑर्गेनिज्म में, या फिग ट्री एंड वास इज एन एग्जांपल ऑफ, या तो सीधे एग्जांपल सवाल आता है या फिर इनकी डेफिनेशन सवाल आता है। नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन है हमारा कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म वो इंटरेक्शन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ऐसा इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिटेड एंड द अदर ऑर्गेनिज्म नादर गेट्स बेनिफिटेड नॉर हार्म, दैट इज नोन एज कॉमनसेलिज्म। तो कॉमनसेलिज्म की इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेंगी जैसे कि एन ऑर्किड ग्रोइंग एपिफिटिकली ऑन द मैंगो ट्री, एक ऑर्किड प्लांट जो कि एज अ एपीफाइट एक मैंगो ट्री पर ग्रो कर रहा है। एपीफाइट कहते हैं उस प्लांट को जो कि नॉन पैरासिटिकली किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो कर रहा हो। जैसे कि मॉर्फोलॉजी फ्लावर प्लांट्स के अंदर आपने ऑर्किड और वेंटा एग्जाम्पल सुना था कि इनकी एपिफिटिक हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं, ये पैरासाइट की तरह ग्रो नहीं करते हैं, ये अपना इंतज़ाम खाना खुद बना लेते हैं, इवन मॉइस्चर के जरिए हवा से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। ये किसी प्लांट से ना खाना लेते हैं ना पानी लेते हैं। तो ऑर्किड दैट ग्रोज एज अ एपीफाइट ऑन द मैंगो ट्री, ये एग्जांपल आ जाएगी कॉमनसेलिज्म में। इसमें ऑर्किड को फायदा हो रहा है, उसे रहने की जगह मिल रही मैंगो के ट्री से, लेकिन मैंगो ट्री को इससे कोई ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, गांव देहात में आपने देखा होगा खेत में गाय भैंस चल रही हैं, उनके ऊपर पंछी आके बैठ जाते हैं, तो जो बर्ड्स उसके ऊपर आके बैठ रही हैं गाय भैंसों के ऊपर, वो कहलाते हैं कैटल एग्रेट। तो उनके ऊपर खेतों में छोटे छोटे कीड़े बैठ जाते हैं, तो उनको खाने के लिए आ जाती हैं, लेकिन वो ब्लड सकिंग कीड़े नहीं होते इंसेक्ट्स, तो इसलिए उन कैटल्स को तो उनसे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आज जो कैटल एग्रेट है, जो बर्ड्स आके कैटल्स के ऊपर बैठ रही हैं, उन्हें वो इंसेक्ट खाने तो उनका पेट भर रहा है, तो कैटल एग्रेट को फायदा हो रहा है, ग्रेजिंग कैटल्स को ना फायदा ना नुकसान, तो ये आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमनसेलिज्म। तो ऑर्किड दैट ग्रोज एन एपीफाइट ऑन द मैंगो ट्री, इसके अलावा कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। तीसरे एग्जाम्पल में बताइए जैसे पानी में शार्क के साथ साथ कुछ मछलियाँ तैरती हैं, उन्हें कहलाता है पायलट फिश। तो यहाँ पे पायलट फिश को फायदा होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, खाना मिलेगा, शार्क को ना फायदा ना नुकसान। इसके अलावा दूसरी कुछ और मछलियाँ वो कहलाती हैं सकर फिश। सकर फिश में होता है क्या, उनके हेड के ऊपर एक होल्ड फास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो शार्क के नीचे से अपने आप को चिपका लेती हैं। तो जहाँ जहाँ शार्क जा रही है साथ के साथ वो भी चली जा रही हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनको खाना मिल रहा है तो वो उससे अलग होकर खाना खा के फिर दोबारा के चिपक जाती है। दोनों प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। तो पायलट फिश के साथ शार्क, सकर फिश के साथ शार्क, ये दोनों एग्जाम्पल आ जाएंगे कॉमनसेलिज्म में। तो ऑर्किड और मैंगो ट्री, कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल, तीसरा पायलट फिश एंड शार्क, सकर फिश एंड शार्क। इसके अलावा बार्निकल दैट ग्रोज ऑन द बैक ऑफ व्हेल और लिमुलस। लिमुलस किंग क्रैब आपने नाम सुना हुआ है। बार्निकल छोटे छोटे कीड़े होते हैं, क्रस्टेशियंस, तो ये व्हेल और लिमुलस की बैक के ऊपर रहते हैं कि अगर ये कहीं भी कुछ हमला करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो वो इनको भी मिल जाता है खाने को। इन छोटे छोटे कीड़ों से व्हेल को लिमुलस को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो बार्निकल्स यानी कि वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो कि व्हेल या लिमुलस के बैक पर मौजूद रहते हैं, ये भी एग्जाम्पल में आ जाएगा कॉमनसेलिज्म की। इसके अलावा सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। सी एनिमोन आपने देखा उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, छोटी सी मछली होती है क्लोन फिश, उस टेंटिकल्स में घूमती रहती है। उन टेंटिकल्स में घूमने से उसे फायदा होता है कि अगर कोई बड़ी मछली उसके ऊपर अटैक कर रही है तो आगे वो सी एनिमोन के टेंटिकल्स में घूमने लगती है, तो वो टेंटिकल्स मुंह में न चुभ जाए, इसलिए वो बड़ी मछली आकर उस क्लोन फिश के ऊपर अटैक नहीं करती। तो क्लोन फिश को तो सी एनिमोन से फायदा हो रहा है, उसके टेंटिकल्स से उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन सी एनिमोन को उस क्लोन फिश से कोई फायदा नहीं होता। तो ये भी आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमनसेलिज्म। तो कॉमनसेलिज्म में एग्जाम्पल आ गया ऑर्किड मैंगो ट्री, कैटल एग्रेट ग्रेजिंग कैटल, इसके अलावा ये क्रस्टेशियंस या बार्निकल जो कि व्हेल और लिमुलस की बैक पर मौजूद रहते हैं, इसके अलावा पायलट फिश एंड शार्क, सकर फिश एंड शार्क, और इसके अलावा सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। तो तीसरा इंटरेक्शन है हमारा कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म वो इंटरेक्शन है जिसमें कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वन स्पीशीज गेट बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीशीज नादर गेट बेनिफिट नॉर हार्म, देन इट इज नोन एज कॉमनसेलिज्म। इस डेफिनेशन वाली कॉम्पिटिशन में कई बार सवाल आ चुका है। कॉमनसेलिज्म के अंदर एग्जाम्पल्स में हमें नाम याद करना होगा, ऑर्किड दैट ग्रो एज एन एपीफाइट, यानी कि नॉन पैरासिटिकली ग्रो रहा है, एज एपीफाइट ऑन मैंगो ट्री। तो ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसेलिज्म।
इसके अलावा दूसरी एग्जांपल इसमें हो जाएगी कैटल एग्रेट, वो जो बर्ड्स कैटल के ऊपर आके बैठ जाती हैं खेतों में, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, एंड ग्रेजिंग कैटल। इसके अलावा इसमें एग्जांपल हो जाएगी बार्नेकल्स, बार्नेकल्स मतलब वो क्रस्टेशियन, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बार्नेकल्स दैट ग्रोज ऑन द बैक ऑफ व्हेल या फिर लिमुलस, किंग क्रैब, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर दूसरी एग्जांपल हो जाएगी पायलट फिश एंड शार्क, पायलट फिश एंड शार्क। इसके अलावा सकर फिश एंड शार्क, सकर फिश जो कि अपने आप को अटैच करा लेती है मछली से, शार्क, सकर फिश एंड शार्क। इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात आप ये देख लीजिए, पायलट फिश तो बहुत छोटी सी होगी शार्क के सामने, तो कंपटीशन में एक सवाल ये भी पूछा गया कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि वीकर गेट बेनिफिटेड, वीकर गेट बेनिफिटेड, और जो स्ट्रॉन्गर है इट इज़ नाइदर गेट बेनिफिटेड नॉर हार्म, स्ट्रॉन्गर नाइदर गेट बेनिफिट नॉर हार्म, देन इट इज़ नोन एज कॉमन। इस डेफिनेशन पर भी सवाल आ चुका है। इसके अलावा आपने देखा एक और एग्जाम्पल, सी एनिमोन एंड क्लून फिश। सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब आपने उधर देखा था, है ना, प्रोटोकॉपरेशन। सी एनिमोन और क्लून फिश, छोटी सी मछली इसके टेंटिकल्स में घूमती रहती है, इससे फ़ायदा हो रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सी एनिमोन और क्लून फिश आ जाएगा कॉमन सेलिज्म में। तो वीकर को, छोटे को फ़ायदा हो रहा है और स्ट्रॉन्गर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो आ जाता है अंडर द कैटेगरी कॉमन सेलिज्म, ठीक है। एक और इंटरेक्शन हुआ एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म वो इंटरेक्शन है जिसमें कि एक स्पीशी को नुकसान होता है, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान, तो वन स्पीशी गेट हार्म एंड द अदर स्पीशी नादर गेट बेनिफिट नॉर हार्म, दैट इट इज नोन एज एमेंसेलिज्म। इसमें होता यह है कि वो स्पीशी जो कि जिसे नुकसान हो रहा है उसकी वजह ये कि दूसरी स्पीशी अपने अंदर से कुछ खास केमिकल निकाल रही है, उन केमिकल्स को बोला जाता है एलोकेमिक्स या फिर एलोमोन्स, एलोकेमिक्स या फिर एलोमोन्स। एलोकेमिक्स एलोमोन्स केमिकल्स निकाल रहे हैं ये ऑर्गेन, इसकी वजह से इनको नुकसान पहुंचा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना था कि वो जो पेनिसिलियम नोटेटम है फंजाई, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई, जिससे कि एंटीबायोटिक मिली थी पेनिसिलिन, है ना, याद होगा आपको, माइक्रोस में सुना था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की वजह से ही स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा था ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में आपने वाली कहानी सुनी थी जो टॉपिक चल रहा था। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का मर जाना पेनिसिलियम नोटेटम से, ये केमिकल पेनिसिलिन निकालने की वजह से, तो ये आ जाएगा एमेंसेलिज्म की कैटेगरी में। इसके अलावा एक पुराने पेपर में एग्जाम्पल ये दे रखी है कि एक एल्गी है माइक्रोसिस्टिस, एल्गी माइक्रोसिस्टिस डिस्ट्रॉय कर देता है सराउंडिंग फौना को, डिस्ट्रॉयज द सराउंडिंग फौना। बात दरअसल ये है कि ये जो एल्गी बोला गया है सवाल में, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइक्रोसिस्टिस एक फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी है। और आपको ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, जब ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं किसी जगह पर, तो ये वाटर ब्लूम्स कर देते हैं। वाटर ब्लूम मतलब पानी में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पानी का कलर चेंज हो जाता है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये वाली बात भी आपको पता होगी, वाटर पॉल्यूशन कर दे, जाहिर सी बात है जब वाटर पॉल्यूट हो जाएगा तो वहाँ पर दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बनने लगे, फौना मतलब एनिमल्स, तो और जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी डेथ होने लगेगी ब्लू ग्रीन एल्गी के ज़्यादा होने की वजह से। तो जो माइक्रोसिस्टिस ब्लू ग्रीन एल्गी है उसकी ओवर ग्रोथ की वजह से सराउंडिंग फौना यानी और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगेगी, तो ये भी आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ एमेंसेलिज्म, ठीक है ना। माइक्रोसिस्टिस से सवाल आ चुका है। एंटीबायोटिक्स कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करती हैं एमेंसेलिज्म, ये सवाल आ चुका है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ये किस कैटेगरी में आता है एमेंसेलिज्म, ये सवाल आ चुका है। तीसरी एक और एग्जाम्पल, इससे कभी सवाल नहीं आया लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कुछ क्रॉप्स हैं उन्हें बोला जाता है स्मूदर क्रॉप्स, स्मूदर क्रॉप्स। स्मूदर क्रॉप्स में नाम आते हैं बार्ले, सोरघम और सनफ्लावर, बार्ले, सोरघम और सनफ्लावर। ये जो बार्ले, सोरघम, सनफ्लावर इन्हें स्मूदर क्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि खेत में अगर इन्हें बोया जाए तो फिर वहाँ पर कोई वीडिसाइड नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ये अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकालते हैं जो उस खेत में ग्रो होने वाले वीड्स, अनवांटेड प्लांट को मार देते हैं।
तो अब क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर ये खासियत है कि इनके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं जिनकी वजह से वीड्स खुद ही मर जाते हैं, तो इसलिए इसको रखा है अंदर कैटेगरी ऑफ एमेंसेलिज्म। एक बार फिर से कहते हैं, तो हमने पहला पढ़ा कॉमेंसेलिज्म। कॉमेंसेलिज्म वो इंटरेक्शन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है और दूसरा ऑर्गेन नादर गेट बेनिफिटेड नॉर हार्म। डेफिनेशन पर सवाल आ चुका है और इसकी एग्जांपल्स कॉमेंसेलिज्म के अंदर हैं। ऑर्किड दैट ग्रोज एज एन एपीफाइट ऑन द मैंगो ट्री। एपीफाइट उस प्लांट को कहा जाता है दैट ग्रोज नॉन पैरासिटिकली, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा होगा। ऑर्किड के बारे में आप जानते हैं। तो ऑर्किड मैंगो ट्री के ऊपर, या फिर कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, खेतों में जब कैटल्स घास चर रहे हैं उनके ऊपर जो बर्ड्स आके बैठती हैं छोटे छोटे कीड़ों को खाने के लिए, जो कि ब्लड सकिंग नहीं है, लेकिन उन कैटल एग्रेट का तो पेट भर रहा है, उन बर्ड्स का तो पेट भर रहा है, कैटल को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो एग्जाम्पल में आ जाए कॉमेंसेलिज्म की। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल आपने याद की बार्नेकल्स, वो जो क्रस्टेशियंस हैं, कीड़ा मकोड़े हैं, जो कि वेल और लिमुलस की पीठ पर ग्रो कर रहे हैं, उनके ऊपर रहते हैं ताकि उनको खाने पीने को मिलता रहे। वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना फायदा ना नुकसान, तो ये भी आ जाएगा अंडर द कैटेगरी कॉमेंसेलिज्म। इसके अलावा आपने देखा कि पायलट फिश जो शार्क के साथ रहती है, सकर फिश जो शार्क के साथ है, ये भी एग्जाम्पल में आ जाएगा कॉमेंसेलिज्म के। और सी एनिमोन एंड क्लोन फिश, ये भी है कॉमेंसेलिज्म के एग्जाम्पल में। एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान हो रहा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एंटीबायोटिक्स के केस में जैसे कि आपने देखा पेनिसिलिन नोटेटम फंजाई अपने अंदर कुछ ऐसे केमिकल निकाल रहा है जिसके वजह से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो ये आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ एमेंसेलिज्म। एक को फायदा हो रहा, एक को नुकसान हो रहा है जैसे कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है और दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही सवाल पूछे गए माइक्रोसिस्टिस एल्गी जो कि सराउंडिंग फौना को डिस्ट्रॉय कर रहा है। माइक्रोसिस्टिस एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी। जब एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दे फॉर्म ब्लूम्स इन वाटर, वाटर ब्लूम करते हैं यानी पानी पूरा बर्बाद, उसका कलर चेंज हो जाएगा और पानी वो बेकार हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। तो वो पॉल्यूटेड वाटर के अंदर जाहिर सी बात है एक्वेटिक और मछलियाँ मरने लगेंगी, तो ये आ जाएगा एमेंसेलिज्म में। क्योंकि तो ब्लू ग्रीन एल्गी की खासियत है कि वो तो वाटर ब्लूम्स करते हैं, वो तो अपने अंदर केमिकल निकालेंगे, उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, तो एक को नुकसान पहुंच रहा है दूसरे को फर्क नहीं है, एक को नुकसान पहुंच रहा है दूसरे को फर्क नहीं है, एमेंसेलिज्म। एक और एग्जांपल जिससे सवाल नहीं आया लेकिन आपको पता होना चाहिए, बार्ले, सोरगम, सनफ्लावर, इन्हें स्मूदर क्रॉप्स कहा जाता है। और ये जब भी कभी किसी खेत में ग्रो हो रही होंगी तो वीड्स को वहाँ पर उगने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी फिजियोलॉजी है कि अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकालते हैं जिसकी वजह से उस खेत में कोई वीड सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए ये भी आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ एमेंसेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। एनसीईआरटी में इसको ऐसा डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म का इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज मुतासिर हो रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी की वजह से। तो अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म का इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि उसकी पैदावार नहीं बढ़ पा रही है, कम हो रही है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में, तो ये कहलाता है कंपटीशन। यही एक बेहतर डेफिनेशन है। एक जनरल सी बात हमारे जहन में फिर ये आती है, अगर दो सिमिलर स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा तो कहलाएगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, जैसे जंगल में दो लॉयन के बीच में कंपटीशन, दो टाइगर के बीच में कंपटीशन। और अगर दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो तो कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जैसे कि एक लॉयन और टाइगर के बीच में कंपटीशन। अब जाहिर सी बात है अगर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा बिटवीन द सेम स्पीशीज तो वो ज़्यादा सीवियर होगा। एक छोटी सी बात डार्विन की इस टॉपिक से रिलेटेड है कि जब डार्विन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पर बात कर रहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर बात कर रहा था, तो उसने ये बात महसूस की थी कि द पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। एनसीईआरटी इस लाइन से बहुत बार सवाल आ चुका है कि द पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज, आपको आंसर लगाना था इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। एवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे जो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म बनते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से बनते हैं, और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होने की मेन वजह है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ये डार्विन का नजरिया था। खैर, एक जनरल सी बात हमारे जहन में ये आती है कि कंपटीशन जनरली सिमिलर ऑर्गेनिज्म के बीच में ही होता है। वो जब होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, जैसे कि जंगल में अगर हिरन कम है तो दो लॉयंस के बीच में कुछ ना कुछ नोकझोंक होती रहेगी। लेकिन एनसीईआरटी ने आगे ये कहा हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा भी देखा जाता है कि दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म कंपटीशन शो कर रहे हैं, दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन देखा जा रहा है। जैसे कि इन्होंने ये बताया कि साउथ अमेरिकन लेक में ये देखा गया कि जो फ्लेमिंगोज लंबी गर्दन वाली बर्ड्स हैं और वहाँ पर जो उस लेक में मछलियाँ हैं उनके बीच में कंपटीशन रहता है जू प्लैंक्टन्स को खाने को लेकर। तो फ्लेमिंगोज भी जू प्लैंक्टन्स को खाना चाह रही हैं, वहाँ पर जो फिशेज हैं वो भी जू प्लैंक्टन्स को खाना चाह रहे हैं। तो फ्लेमिंगोज और फिशेज दोनों अलग अलग स्पीशी हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन है जू प्लैंक्टन्स को लेकर। तो इसका मतलब
टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो सकता है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जैसे कि जहन में बात ये आती है कंपटीशन तब होगा जबकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो। फिर बताया कि ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी कंपटीशन होगा। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है लेकिन तब भी कंपटीशन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। इसे बोला जाता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। हम इस पर बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन के केस में आपको देखने को मिलेगा कि रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तब भी ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ ना कुछ कंपटीशन नजर आ रहा है, अच्छा खासा कंपटीशन नजर आ रहा है। खैर, कंपटीशन का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म एक दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखी है कि एक एक्सपेरिमेंट के तहत पिसेस्टर एक स्टारफिश है, इसे एक पर्टिकुलर जगह से हटा लिया गया। जब पिसेस्टर स्टारफिश को हटा लिया गया तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आपस में लड़ मर के हमेशा के लिए खत्म हो गई एक ही साल के अंदर। मैं 10 इनवर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रहा, 10 स्पीशीज, मोर देन 10 स्पीशीज, 10 से ज्यादा नस्लें इनवर्टिब्रेट्स की उस पर्टिकुलर जगह से खत्म हो गई एक साल के अंदर। उसकी वजह ये थी पिसेस्टर स्टारफिश जो थी वो उनको खाती रहती थी तो उनकी पॉपुलेशन सबकी लिमिटेड थी। जब पिसेस्टर स्टारफिश को वहां से हटा लिया गया तो इनको कोई रोकने टोकने वाला, इनको खाने वाला कोई नहीं था। तो इन इनवर्टिब्रेट्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये आपस में लड़ मर के ख़त्म हो गए एक ही साल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोर देन 10 स्पीशीज थी इनवर्टिब्रेट्स की, इनमें आपस में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा कि मर गए। तो इसका मतलब कॉम्पिटिशन से एक्सटेंशन हो सकता है। एक सवाल नीट में बन सकता है। दूसरी एक और एग्जाम्पल एक्सटेंशन की देखी गई, गैलापागोस आइलैंड्स, नाम आपने सुना हो, काफ़ी फेमस है। वहाँ पर गोट्स को, बकरियों को छोड़ा गया। तो जब गोट्स को वहाँ छोड़ा गया तो देखा गया 10 साल के अंदर वहाँ पर एबिगनेंट टॉर्टोइस, कछुए हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। शायद इस वजह से क्योंकि बकरी बहुत जल्दी जल्दी चरती है तो उसने सारी घास वहाँ पे खाती चली गई। टॉर्टोइस थोड़ा धीरे चल पाता है, इस वजह से वो खाना नहीं मिल पाया उसको, वो मर गए। इसमें 1 डिकेड लगा, 10 साल लगा, लेकिन वो ख़त्म हो गए। तो कंपटीशन के जरिए एक्सटेंशन देखा गया। आप बोलेंगे एबिगनेंट टॉर्टोइस का जब गैलापागोस आइलैंड पर गोट्स को छोड़ा गया तो 10 साल के अंदर वो ख़त्म हो गए। इसके अलावा जब पिसेस्टर स्टारफिश को हटा लिया गया तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गई एक साल के अंदर। दूसरी बात उन्होंने यहाँ फिर आगे बताई कि इधर ये कंपटीशन में हमें देखने को मिलेगा रिसोर्स पार्टीशनिंग। इन्होंने बताया कंपटीशन से बचने का तरीका। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज में इन्होंने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। जैसे उन्होंने बताया कि बार्नेकल क्रस्टेशियन, कीड़ा मकोड़े, सुपीरियर बार्नेकल है बैलेनस, उसकी मौजूदगी में जो इंफीरियर बार्नेकल है कैथामेलस वो ग्रो नहीं कर पाता। आप बिल्कुल इसको इस तरीके समझ सकते हैं जैसे सपोज आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसी वहाँ स्कूल के अंदर बड़ी क्लास में आपके कोई बड़े भाई हैं। तो अब अगर आपका मूड हो रहा है कोई क्लास गोल मारने का तो आप बाहर नहीं निकल सकते, अगर बड़े भाई ने देख लिया तो कभी शिकायत कर देंगे। तो थोड़ा सा आप बंधे हुए हैं। अगर आप लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर आपके बड़े भाई भी जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा डर रहेगा कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं घूम रहा हूँ मुझे देख लें। तो ये जो डर खौफ होता है इन्फीरियर स्पीशीज़ के अंदर सुपीरियर स्पीशीज़ को लेकर, ये कहलाता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। जो शुरुआत में बात हो रही थी कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, तब भी ये देखा जाता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में नोकझोंक होती है। इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज कम हो जाता है। तो जैसे सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस की मौजूदगी में इंफीरियर बार्नेकल कैथामेरस बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके सामने वो डर रहा है, बच रहा है उससे। अब प्रैक्टिकली देखा गया कि जब उनको सुपीरियर बार्नेकल्स बैलेनस को वहाँ से हटा लिया गया तो फिर जैसे कॉलन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि बैलेनस को जब हटा लिया तो कैथामेलस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसका मतलब ये एक तरीके का कंपटीशन ही हुआ जिसे हम इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलेंगे। एक और एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसी में टॉपिक जो गॉस ने दिया था, उसने बताया था किसी एक नीक में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर दो स्पीशीज, दो ऑर्गेनिज्म जिनका की हैबिट बिल्कुल सिमिलर है, वो अनलिमिटेड टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, किसी एक को वहाँ पर खत्म होना ही पड़ेगा। इन्होंने एग्जाम्पल ये दी, सपोज उन्होंने एक पैट्री डिश के अंदर 2 पैरामीशियम को रखा और खाना रख दिया। जाहिर सी बात है खाना हमेशा तो रहेगा नहीं, तो धीरे धीरे वक्त के साथ ये देखा कि उनमें से एक पैरामीशियम खत्म हो गया। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, 2 सिमिलर स्पीशीज को एक जगह रखा गया है, तो इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। दिस इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि गॉस ने दिया था। इसे गॉस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। कंपटीशन से इससे भी सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटा टॉपिक है रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग दिया था मैकआर्थर ने। उसने बताया कंपटीशन से बचा जा सकता है अगर स्पीशीज अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटीज को, अपनी आदतों को थोड़ा सा बदल लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा किसी जगह का बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो आप जब वहाँ से पेड़ों के पास से गुजरते होंगे तो चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से चहचहाती हैं।
ऐसी चिड़ियों को बोला जाता है वार्बलर्स, इसे वार्बलिंग बोला जाता है। तो दरअसल अपनी थकान उतारती हैं। अब एक एक पेड़ पर हज़ारों बर्ड्स आके बैठती हैं, तो अगर सारी ही बर्ड्स एक ही टाइम पर आके बैठ जाएंगे तो पेड़ पर जगह ही नहीं होगी बैठने की। इसलिए इन बर्ड्स ने अपना टाइम बांट लिया, जैसे कि कुछ फजर के टाइम आके बैठती हैं, कुछ जोहर के टाइम आके बैठती हैं, कुछ असर, कुछ मगरिब, कुछ इशा के टाइम। तो अलग अलग टाइम पे जो बर्ड्स आके वार्बलिंग कर रही हैं, उससे उनके बीच में कॉम्पिटिशन खत्म हो रहा। तो मैकआर्थर ने ये बताया था कि अगर बर्ड्स अपनी आदतों को, फॉरेजिंग एक्टिविटीज को, अपनी वार्बलिंग का जो उनका टाइम है उसमें अगर एडजस्टमेंट कर लें तो एक ही पेड़ पर बहुत सारी बर्ड्स रह सकती है और उनमें कोई आपस में कंपटीशन भी नहीं होगा।